तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है लेकिन पूरी तरह सच है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के चौंकाने वाले अंतिम क्षणों की जिसने पूरे 4 दशकों तक अंडरवर्ल्ड पर राज किया और फिर लाइव टेलीविजन पर सरेआम उसकी हत्या कर दी गई। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। ये महज एक जुर्म की कहानी नहीं है बल्कि सत्ता, खौफ, राजनीति और एक झटके में हुए उस खौफनाक पतन की कहानी है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक ऐसा साम्राज्य जो अजेय लगता था वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया, आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। अब जरा इन आखिरी शब्दों की कल्पना कीजिए। मीडिया के कैमरों की फ्लैश चमक रही है, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, और जब उस इंसान से पूछा जाता है कि वो अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं जा सका, तो बेबसी से भरा उसका जवाब आता है, नहीं ले गए तो नहीं गए। और बस ठीक इसी पल गोलियों की तड़तड़ाहट ने उस आदमी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जिसका कभी पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ बोलता था। एक माफिया डॉन जो जिंदगी के आखिरी पलों में इतना बेबस था कि अपने बेटे को आखिरी बार देख तक नहीं सका। गरीबी से लेकर बेहिसाब सत्ता तक एक बाहुबली के बनने का ये सफर शुरू कैसे हुआ, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1962 के इलाहाबाद की ओर। एक तांगा चलाने वाले के घर पैदा हुए इस लड़के ने गरीबी से बाहर निकलने का जो रास्ता चुना वो बहुत अंधेरा था। हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। शुरुआत हुई ट्रेनों से कोयला चुराने से, लेकिन फिर जैसे जैसे पैसों की लालच और हिम्मत बढ़ी उसने ठेकेदारों को धमकाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते डरा धमकाकर रेलवे के स्क्रैप मेटल के सरकारी टेंडर हथियाने लगा। ये वो शुरुआती कदम थे जहां से एक विशाल और खौफनाक आपराधिक साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? उम्र थी महज 17 साल। जी हाँ, 1979 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उस पर पहली बार हत्या का संगीन आरोप लग गया था। इतनी कम उम्र में मर्डर का चार्ज, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना संकेत था कि उसका ये सफर आगे चलकर कितनी खौफनाक मंजिल तक पहुंचने वाला है। उसका खौफ इतनी तेजी से बढ़ा कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत बुक होने वाला सबसे पहला व्यक्ति बन गया। शुरुआत में प्रयागराज के कुख्यात गैंग लीडरों के साथ काम किया और फिर 1989 आते आते शौकत इलाही जैसे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद तो जैसे स्थानीय अंडरवर्ल्ड पर उसकी एक तरफा और निर्विवाद पकड़ हो गई थी। यहीं से शुरू होता है बाहुबली युग। अपराध से कमाई गई इस भारी भरकम पूंजी को सीधे राजनीतिक सत्ता में निवेश करने का दौर। अब देखिए ये राजनीति का खेल कैसे खेला गया। 1989 में इलाहाबाद पश्चिम से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत, उसके बाद समाजवादी पार्टी, फिर अपना दल, पार्टियों के बीच छलांग लगाते हुए विधायक के रूप में लगातार 5 बार जीत का रिकॉर्ड। ये वो समय था जब अपराध और राजनीति का एक ऐसा गठजोड़ बन चुका था जहां चुनाव जीतने के लिए बाहुबली होना ही सबसे बड़ी गारंटी माना जाने लगा था। इसे एक बहुत बड़े और तीखे विरोधाभास की तरह देखिए। 2004 में अतीक अहमद को फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुना गया। पता है, ये वही सीट थी जिसका प्रतिनिधित्व कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जरा सोचिए, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गहराई तक धंसा हुआ एक शख्स अब देश के संस्थापकों में से एक की संसदीय सीट पर बैठा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान था। लेकिन इस सफेदपोश राजनीतिक ढाल के पीछे अपराध का साया कभी खत्म नहीं हुआ। जेल की सलाखों के पीछे से भी ये साम्राज्य लगातार चलता रहा। सिस्टम के साथ दुस्साहस का ये स्तर देखिए। एक तरफ कड़वी हकीकत थी, रंगदारी, किडनैपिंग और हत्या जैसे 100 से ज्यादा हिंसक मामले, और दूसरी तरफ 2014 के राष्ट्रीय चुनाव का हलफनामा जिसमें पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया गया कि लंबित आपराधिक मामलों की संख्या 0 है, 0। 100 से ज्यादा मामलों को ऐसे कागजों पर गायब कर देने की हिम्मत, ये साफ बताती है कि उसे कानून का कोई डर नहीं था। उसका प्रभाव इतना डरावना था कि 1995 के लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से लेकर 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या तक में उसका नाम उछला। लेकिन 2012 का वो वाकया सच में अकल्पनीय है। सोचिए, न्यायपालिका तक में कैसा खौफ रहा होगा कि हाईकोर्ट के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 जजों ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से ही खुद को अलग कर लिया था। आखिरकार 11वें जज ने सुनवाई की। सिस्टम के भीतर उसके खौफ का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है?
और फिर आता है आखिरी अध्याय, साम्राज्य का पतन। 2023 की वो घटना जिसने इस पूरे कुनबे को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। 2005 के राजूपाल केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद सियासी हवा का रुख पूरी तरह पलट गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर बिना किसी लाग लपेट के एक बेहद सख्त चेतावनी दी। इस हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये एकदम साफ इशारा था कि अब प्रशासन की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। और वाकई इसके बाद जो हुआ वो किसी डोमिनो इफेक्ट से कम नहीं था, जहां एक के बाद एक मोहरे गिरते चले गए। फरवरी में उमेश पाल मर्डर का आरोप लगा। 28 मार्च को उसे अपनी जिंदगी की पहली सजा उम्र कैद सुनाई गई। फिर 13 अप्रैल को पुलिस इनकाउंटर में बेटे असद की मौत हो जाती है और सिर्फ 2 दिन बाद 15 अप्रैल को लाइव टीवी पर सरेआम उसकी खुद की हत्या। जो साम्राज्य 40 साल से खड़ा था, उसे पूरी तरह मटियामेट होने में महज 50 दिन लगे। मारे जाने से ठीक पहले 13 अप्रैल को उसका एक बयान मीडिया के सामने आया था। अंदर से पूरी तरह टूट चुके अतीक ने कहा था, हम बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमारी औरतों और बच्चों को परेशान न करें। एक वक्त पर जिसके नाम से पूरे सूबे की रूह कांपती थी, अंत में उसकी ये बेबसी उसके घमंड के पूरी तरह चकनाचूर होने की गवाही दे रही थी। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो महज एक माफिया डॉन के हिंसक अंत का नहीं है। सवाल उस सिस्टम का है, उस राजनीतिक और प्रशासनिक इकोसिस्टम का है जिसने 40 सालों तक एक इंसान को एक खूंखार अपराधी और एक माननीय सांसद के बीच इतनी आसानी से झूलने की इजाजत कैसे दे दी। क्या हमारी व्यवस्था इतनी खोखली थी जो एक खौफ को इतने लंबे समय तक पालती रही? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।